नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर आपका टीएनसी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का हमारे पास में जो है वो टॉपिक रहेगा एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम की दृष्टि से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स। दोस्तों, टॉपिक जितना छोटा है उतना ही जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे कोई एग्जाम नहीं बनी है जिससे इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। टॉपिक जो है वो छोटा है और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हम इसको बताएंगे। तो इस छोटे टॉपिक में आप जो है वो स्कोरिंग नंबर जो है वो ला सकते हैं। इस पे एक दोहा मुझे याद आ रहा है रहीम जी का कि रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई वहां क्या करे तलवारी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है वो बड़ी चीज ही काम आती है। बड़ी बड़ी डिजीज होती है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, देन लेबर है, ऐसी बड़ी बड़ी डिजीज है जिससे क्वेश्चन निकल के आते हैं। लेकिन दोस्तों, ये काफी छोटा टॉपिक है और उससे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हर बार निकल के आए। सच कहें तो दोस्तों, आज तक ऐसी कोई एग्जाम नहीं बनी है जिससे इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनाया गया। तो क्यों ना हम एक ऐसा जो है वो टॉपिक ले जिसे हमें नंबर लेके आए। हमें जो है वो क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें क्वालिटी से मतलब है। अगर 2 पन्ने पढ़ के हमारे पास में 2 क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो रहे हैं दोस्तों, तो क्यों हम जो है वो 500 पन्ने पढ़े। तो कहने का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि हर बड़ी चीज जो है वो हर बड़ी चीज में काम आती है। कई बार क्या होता है कि सुई बहुत छोटी चीज है लेकिन धागा सिलने के लिए तो जो है वही काम में आती है, वहां तलवार काम में नहीं आती है। तो दोस्तों, छोटा टॉपिक भी आपको नंबर देके जा सकता है। तो आज का हमारे पास में जो है वो टॉपिक रहेगा इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जिस तरीके से आप जो कमेंट कह रहे हैं उसी तरीके से हम टीएनसी एक्सप्रेस लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का एसिड बेस बैलेंस पे था, वो भी लेके आए हैं। बहुत सारे लोगों का क्रेनियल नर्व था, कुछ का रूमेटिक हार्ट डिजीज था, किसी का जो है ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस था। जो जो आप कमेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे जिस तरीके से टाइम मिल रहा है उस तरीके से आपको एक्सप्रेस लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, नई एक्सप्रेस के लिए आप अपने दिमाग में जो है वो टॉपिक जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए। टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो आपके समझ में नहीं आता, या कहें कि नर्सिंग फील्ड में जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड है, उसको इजी करके जो है वो हम दिखाएंगे। दोस्तों, बस आप टॉपिक बताइए, उसको सॉल्व करने का और याद करने का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास में। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। आज का हमारे पास में टॉपिक रह जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन। तो दोस्तों, आज हम जो है वो क्या क्या डिस्कस करेंगे आज की क्लास के अंदर जो है वो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स वर्ड जो है वो कहां से निकल के आएगा, किस तरीके से जो है ये बना है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। उसी के साथ हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या बॉन्डिंग होती है, कौन कौन सी चेन होती है, किस तरीके का इसका शेप एंड साइज होता है। उन सब चीजों को देखने के बाद जो है वो इसका क्लासिफिकेशन होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे पास में क्लासिफिकेशन है वो आपको पता भी होगा, 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। लेकिन इस टाइप में हम इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसमें जो है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो कहां काम करेगा, कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा, किस इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो है वो क्या रोल रहेगा। ये सारी चीजें जो है वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे फाइनल टच, दैट इज एमसीक्यू, जिससे हमारे पास में फाइनल टच और टारगेट जो है वो निर्धारित हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, आज का शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे कि आपने अभी भी देखा, इम्यूनोग्लोबुलिन ये जो है वर्ड जो है वो कहां से आया, इसको जो है वो हम आईजी से जो है वो डिनोट करते हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो आईजी जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, इम्यूनोग्लोबुलिन को। दोस्तों, पढ़ने का तरीका हमारे पास में वही है। कोई भी क्वेश्चन आपको लगे उसको ब्रेक कर दो, इम्यूनो और ग्लोबुलिन। तो यहां पे 2 वर्ड जो है वो निकल के आ जाएंगे। एक निकल के आ जाएगा हमारे पास में इम्यूनो और दूसरा निकल के आ जाएगा हमारे पास में ग्लोबुलिन या ग्लोबिन। तो दोस्तों, इम्यूनो जो है वो किससे रिलेटेड है, इम्यूनो जो है वो हमारे पास में इम्यूनिटी से रिलेटेड है और ग्लोबिन जो है वो हमारे पास किससे रिलेटेड है दोस्तों, ग्लोबिन जो है वो प्रोटीन पार्ट से रिलेटेड करता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स को। स्टार्टिंग हो गई हमारे पास में कि किस तरीके से क्या क्या वर्ड निकल के आए। दोस्तों, हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि किस तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो बनते हैं। आपने देख लिया, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी और ग्लोबुलिन मतलब कि प्रोटीन सब्सटेंसेस। तो दोस्तों, थोड़ा सा स्टार्टिंग करके जाते हैं, क्योंकि जब शुरुआत होगी तो आपको चीज भी जो है वो समझ में आएगी। दोस्तों, हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्या देते, कंपोजिशन ऑफ ब्लड का जो है वो हम कंपोजिशन देखते हैं, यानी कि क्या क्या चीजें जो है वो ब्लड में होती है उसको हम ले लेते हैं।
दोस्तों आपने जो है वो पहले भी पढ़ रखा होगा कि ऊपर जो है वो हमारे पास में एक येलोइश सब्सटेंस आता है। ये इस तरीके से अगर हम ब्लड को जो है वो क्लॉट होने के लिए छोड़ दें तो ऊपर की साइड में हमारे पास में एक येलोइश सब्सटेंस आता है और नीचे जो है वो हमारे पास में जो है वो ब्लड सेल्स आती है। क्या आता है? ऊपर का पार्ट की अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास में दैट इज प्लाज्मा। 55% जो है वो हमारे पास में क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा होता है। और उसके बाद में 45% जो है वो क्या होती है? ब्लड सेल्स होती है। अब ब्लड सेल्स जो है वो कौन सी होती है उसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों टोटल जो है वो 3 प्रकार की ब्लड सेल्स होती है। कौन कौन सी होती है? आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होती है और उसके साथ साथ जो है हमारे पास में होती है प्लेटलेट। ये जो है वो हमारे पास में ब्लड सेल्स होती है। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि 45% जो है वो ब्लड सेल्स होती है और 55% जो है वो प्लाज्मा होता है। अब इस प्लाज्मा को अगर हम फिर से डिवाइड करें तो दोस्तों इसमें हमारे पास में 7% आती है प्लाज्मा प्रोटीन। देन उसके बाद 91% आता है हमारे पास में वाटर और उसके बाद में 2% आते हैं हमारे पास में अदर सब्सटेंसेस। क्लियर है? तो 91% आ गया हमारे पास में वाटर, 2% आ गया हमारे पास में अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस में क्या आते हैं दोस्तों? इसमें हमारे पास में न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सारी चीजें जो है वो अदर सब्सटेंसेस में आती है। हमें जो काम की चीज है वो लेनी है हमें 7%, दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन। यहीं से हमारे पास में जो है वो काम की चीजें निकलेगी। दोस्तों प्लाज्मा प्रोटीन की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे पास में जो है वो 3 प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। 3 प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है इसको हम ले लेते हैं। पहले आ जाती है हमारे पास में दोस्तों एल्बुमिन। पहली प्रोटीन जो है वो एल्बुमिन आती है। सेकेंड जो है वो हमारे पास में ग्लोबुलिन आती है और थर्ड जो है वो हमारे पास में आती है क्लोटिंग प्रोटीन। इसमें जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास में फिब्रिनोजन। इसलिए कई बार यहां पे फिब्रिनोजन भी दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ने तो क्लोटिंग प्रोटीन बताया। कोई बात नहीं दोस्तों, क्लोटिंग प्रोटीन में भी अगर हम अंदर जाएंगे तो जो सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है वो होती है हमारे पास में फिब्रिनोजन प्रोटीन। तो हम एल्बुमिन की बात करें तो टोटल 58% जो है वो हमारे पास में एल्बुमिन प्रोटीन होती है। यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन का भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी होती है हमारे पास में? एल्बुमिन प्रोटीन होती है। उसके बाद में हम बात करें ग्लोबुलिन प्रोटीन, ये हमारे पास में 38% होती है। 38% हमारे पास में ग्लोबुलिन होती है और क्लोटिंग प्रोटीन जो है वो हमारे पास में आती है दोस्तों 2 to 8% जो है वो हमारे पास में क्लोटिंग प्रोटीन आती है। ये टोटल जो है वो हमारे पास में क्लासिफिकेशन आ गया प्लाज्मा प्रोटीन का। अब देखो क्या क्या काम होता है उसको भी हम देख लेते हैं, फिर फाइनली हम जो है हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन पे आते हैं। दोस्तों एल्बुमिन क्या करती है? एल्बुमिन करती है हमारे पास में जितने भी हमारी बॉडी में जो है वो ऑनकोटिक प्रेशर। दोस्तों ध्यान से देखना, ऑनकोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करता है? एल्बुमिन प्रोटीन। मैं इसको अलग से लिख देता हूं, ऑनकोटिक प्रेशर या हम कहें ओस्मोटिक प्रेशर। अगर आपको ऑनकोटिक प्रेशर याद नहीं रहे तो ओस्मोटिक लिटिल बिट डिफरेंस है, वो मैंने भी पढ़ा रखा है। आप याद रखिए कि जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो ऑनकोटिक प्रेशर है वो कौन मेंटेन कर रहा है? एल्बुमिन कर रही है। तो ये काम जो हो गया हमारे पास में एल्बुमिन का हो गया। ग्लोबुलिन क्या करती है? ग्लोबुलिन जो है वो हमारे पास में इम्यूनिटी में हेल्प करती है। क्या करती है दोस्तों? इम्यूनिटी में हेल्प करती है। जो मैंने आपको यहां पे बताया था इम्यूनोग्लोबुलिन, तो वो ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो इम्यूनिटी में चली जाती है, इम्यूनिटी में जाके जो है वो हेल्प करती है। इसलिए इसको क्या बोला गया हमने? इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी कि ये प्रोटीन सब्सटेंसेस जो है वो इम्यूनिटी में प्ले रोल करते हैं, एंटीबॉडीज में रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला? इम्यूनोग्लोबुलिन। तो यहां से ये वर्ड निकल के आ गया। दोस्तों देखो कैसे शीशे की तरफ जो है वो हमारी चीजें क्लियर हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि कंसेप्ट जो है वो अपने आप में क्लियर रखो, क्योंकि बिल्कुल आप चाहे कितना भी कम पढ़ो लेकिन पढ़ो ऐसे जैसे बरसों जीना हो और जियो ऐसे जैसे कल ही मर जाना हो। ठीक इस तरीके से जो है वो आपको स्टडी करनी है। तो ये देखिए, ये ग्लोबुलिन जो है ये सारी की सारी एंटीबॉडीज बनाती है और ये एंटीबॉडीज बनाती है, इसलिए इसका नाम हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन। क्लियर है दोस्तों? लास्ट आ जाती है हमारे पास में क्लोटिंग प्रोटीन। क्लोटिंग प्रोटीन क्या होती है दोस्तों? कि ये ब्लड क्लोट में हेल्प करती है। तो ये इसका जो है वो हमारे पास में फंक्शन आ गया ब्लड क्लोट। देखो तीनों का जो है मैंने आपको फंक्शन बता दिया। एल्बुमिन हो गया हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, कौन सा फ्लूइड अंदर आना है, कितना फ्लूइड जो है वो बाहर जाना है, इस तरीके से जो है वो मेंटेन करती है। ऑनकोटिक प्रेशर जिधर ज्यादा होगा फ्लूइड का मूवमेंट उधर ही होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में जो है वो ब्लड वेसल्स है, ये टिश्यू है, अगर ऑनकोटिक प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है तो
तो ये जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। छोटा सा आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं दोस्तों। जैसे हमारे पास में एल्बुमिन, किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा एडिमा है, क्या है दोस्तों, किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा एडिमा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारे पास में जो है वो टिश्यू है, और ये टिश्यू है तो यहां पे जो है वो फ्लूइड भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन क्या है दोस्तों, एडिमा की कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को इंजेक्शन एल्बुमिन देते हैं। आपने जो है वो देखा भी होगा, इंजेक्शन एल्बुमिन दिया जाता है। एल्बुमिन जो है वो क्या काम करेगा दोस्तों, जैसे इंजेक्शन एल्बुमिन दिया, देन ये हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर को जो है वो इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा? ऑनकोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। मैंने क्या कहा, जहां पे ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा है, फ्लूइड उधर की तरफ ही जाएगा। इधर ऑनकोटिक प्रेशर ज्यादा है तो ये एडिमा वाला फ्लूइड जो है वो सारा का सारा जो है वो किधर जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा, और ब्लड वेसल्स से ये फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाएगा। तभी तो सीवियर एडिमा की कंडीशन में हम जो है वो इंजेक्शन एल्बुमिन देते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो ये फंक्शन हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। अभी हम पूरी क्लास में पढ़ेंगे कि ये ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो किस तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है, उसको देखेंगे। और ब्लड क्लोटिंग आपको पता ही है, फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, टोटल जो है वो हमारे पास में ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन जो कि ब्लड को क्लोट करती है। क्लियर है दोस्तों? यहां तक चीज क्लियर होने के बाद में जो है वो हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की स्ट्रक्चर होती है दोस्तों। तो ये हमारे पास में बेसिकली जो है मैंने आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स की स्ट्रक्चर मैंने यहां पे लेकर रखी है। टोटल जो है वो हमारे पास में 5 प्रकार के जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आते हैं। आपने स्ट्रक्चर देख ली कि किस तरीके से इम्यूनोग्लोबुलिन्स आके बनते हैं, इम्यूनिटी बनाते हैं। वो प्रोटीन सब्सटेंसेस जो इम्यूनिटी बनाते हैं उनको क्या बोला, इम्यूनोग्लोबुलिन। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास में 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो बनते हैं। अब ये बनते किस तरीके से, उसके लिए मैं आपको कुछ जो है वो टर्म बताता हूं। उस टर्म से जो है वो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। दोस्तों जितने भी हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसमें 2 प्रकार की चेन होती है। कितनी प्रकार की चेन होती है? 2 चेन होती है। अब ये 2 चेन कौन कौन सी होती है? एक जो है वो हैवी चेन होती है, और एक जो है वो हमारे पास में लाइट चेन होती है। तो इसको जो है वो आप अच्छे से जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। 2 प्रकार की चेन होती है, एक हैवी चेन और एक जो है वो लाइट चेन होती है। क्लियर है? तो ये हमारे पास में सबसे बेसिक स्ट्रक्चर आ गई किसकी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की। जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसमें 2 प्रकार की चेन आएगी, एक हेवी चेन और दूसरी जो है वो लाइट चेन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। जितनी भी चेन होती है वो दोनों आपस में जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जो है वो जुड़ी हुई होती है। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। जितनी भी जो चेन है, हेवी चेन से भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होगी, और हेवी चेन जो है वो लाइट चेन से भी जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से ही जुड़ी हुई होगी। क्लियर है? लास्ट चीज और बता देता हूं, हेवी चेन जो है वो टोटल 5 प्रकार की हेवी चेन होती है। क्या होती है? थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा लेकिन मैं बता देता हूं। यहां पे दोनों चीज क्लियर हो गई आपको। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इजी प्रोसेस है। 4 लाइनों में आपको जो है पूरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की स्ट्रक्चर क्लियर करवा दूंगा। पहली चीज कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कोई सा भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो, हमारे पास में 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स आएंगे। कैसे निकल के आएंगे उसको भी मैं बताऊंगा दोस्तों, कि 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, उनकी स्ट्रक्चर में जो चीज कॉमन है वो बता रहा हूं कि 2 तो लाइट चेन होती है और 2 ही हेवी चेन होती है। 2 चेन से मिलके जो है वो बना हुआ होता है हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन। 2 हेवी चेन होगी और 2 ही जो है वो लाइट चेन होगी। टोटल कितनी चेन है? 2। आप कहोगे कि 4 चेन हो जाएगी, बिल्कुल 4 चेन हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में चेन कितनी है? 2 है, हेवी चेन और लाइट चेन। क्लियर है? तो 2 चेन से मिलकर बनते हैं हेवी चेन और लाइट चेन। क्लियर है यहां तक? और ये चेन जो है वो आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। अब कितनी होती है? 2 ही तो हमारे पास में जो है वो लाइट चेन होती है, 2 ही जो है वो हमारे पास में हेवी चेन होती है। इस चीज को भी आप ध्यान रखो। क्या है? 2 ही तो हेवी चेन रहेगी और 2 ही जो है लाइट चेन रहेगी। एक छोटा सा जो है वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे ये हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, तो ये हमारे पास में 2 हेवी चेन होगी। क्या हो गए? 2 हेवी चेन होगी, और ये हो गए हमारे पास में 2 लाइट चेन। क्लियर है? तो ये जो है वो, ये दोनों हेवी चेन भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होगी, और ये भी जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होगी। ये देखिए, आप किसी में भी देख लीजिए, ये जो चेन है, ये चेन भी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होगी। चाहे कोई सी भी आप ले लीजिए, ये डाइसल्फाइड, और ये भी जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई रहेगी। तो ये जो क्लियर हो गई, 2 हेवी चेन होती है और 2 ही लाइट चेन होती है। समझ में आ गया? उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये सारी चेन, या इसको छोड़ो,
ये सारी चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होगी। हेवी चेन से भी डाइसल्फाइड से, और हेवी चेन लाइट चेन से भी डाइसल्फाइड से। लाइट चेन आपस में नहीं जुड़ती है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। अब चीज आ गई हमारे पास में, लाइट चेन जो है वो भी 2 प्रकार की होती है, हेवी चेन जो है वो 5 प्रकार की होती है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये मैं यहां पे लिख देता हूं, जो हेवी चेन है वो टोटल जो है वो 5 प्रकार की होती है, और लाइट चेन जो है वो 2 प्रकार की होती है। लाइट चेन जो है वो 2 प्रकार की होती है। अब देखो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हेवी चेन जो है वो 5 प्रकार की होती है, और जिस तरीके से जो हेवी चेन जिस इम्यूनोग्लोबुलिन में प्रेजेंट है वही नाम है। किसी इम्यूनोग्लोबुलिन में म्यू टाइप की होती है तो उसको IgM बोला गया, किसी में गामा टाइप की है तो उसको IgG बोला गया, किसी में अल्फा की है तो IgA बोला गया, किसी में डेल्टा की है तो IgD बोला गया। इस तरीके से हेवी चेन के आधार पे ही इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने हुए हैं। तो हेवी चेन जो है वो 5 प्रकार की होती है, लाइट चेन जो है वो 2 प्रकार की होती है। लाइट चेन को ले लेते हैं। लाइट चेन 2 प्रकार की कौन कौन सी होगी? एक होती है कप्पा और एक होती है लैम्बडा। ध्यान से दोस्तों, एक लाइट चेन 2 प्रकार की होती है, एक कप्पा टाइप की होती है और एक लैम्बडा टाइप की होती है। अब यहां पे समझने वाली चीज है कि किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स में ले लीजिए आप, या तो दोनों कप्पा रहेंगे या दोनों लैम्बडा रहेंगे, 2 प्रकार के हैं। यानी कि इसको यूं समझिए कि एक व्हाइट कलर है और एक ब्लैक कलर है। अब किसी में भी जो है वो या तो दोनों रहेंगे व्हाइट या दोनों रहेंगे ब्लैक, एक ब्लैक और एक व्हाइट नहीं रहेगा। तो लाइट चेन जो है वो कितने तरीके की है? 2 तरीके की है, कप्पा टाइप की और लैम्बडा टाइप की। तो किसी भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स में या तो दोनों कप्पा रहेंगे या दोनों लैम्बडा रहेंगे। क्लियर है? लास्ट चीज आ जाती है हमारे पास में कि हेवी चेन जो है वो कितने टाइप की बताई? 5 टाइप की। इसको हम ले लेते हैं। हेवी चेन जो है वो कितने टाइप की है? 5 टाइप की जो है वो होती है। अब 5 टाइप की हेवी चेन में कौन कौन सी आती है दोस्तों? किसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स में जो है वो डेल्टा टाइप की रहती है, इसको हमने नाम दे दिया डेल्टा। डेल्टा किसी में क्या है, किसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स में हेवी चेन जो है वो म्यू टाइप की होती है, इसको नाम दे दिया हमने म्यू। किसी में जो है वो हमारे पास में अल्फा टाइप की होती है, तो इसको नाम दे दिया अल्फा। अल्फा किसी में जो है वो डेल्टा टाइप की होती है, ठीक है, सॉरी डेल्टा तो आ गया। किसी में जो है वो हमारे पास में गामा टाइप की होती है, ठीक है, किसी में जो है वो गामा टाइप की होती है, गामा टाइप की होती है, और किसी में जो है वो एप्सिलॉन टाइप की होती है, एप्सिलॉन टाइप की होती है। क्लियर है? इसी के आधार पे जो है वो हमारे पास में नामकरण हो गया। देखो कितने इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, जिस तरीके से जो हेवी चेन रहेगी उसी तरीके से जो है वो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गया है। क्लियर है? अब देखो इसको हम ले लेते हैं आगे की चीज में कि किस किस तरीके से कौन कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स होगा। तो दोस्तों जिसमें डेल्टा टाइप की रहेगी उसको बोलेंगे IgD, जिसमें म्यू टाइप की रहेगी इसको बोलेंगे IgM, जिसमें अल्फा टाइप की रहेगी उसको बोलेंगे IgA, जिसमें गामा टाइप की रहेगी उसको बोलेंगे IgG, और जिसमें एप्सिलॉन रहेगी उसको बोलेंगे IgE। याद रखने के लिए जो है वो आपको इस तरीके से याद रख लेना है। टोटल आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेने हैं, तो यहां पे जो है वो सारी चीज में लेता हूं। पहले IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ये हमारे पास में जो है वो 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए। क्लियर है? 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं। अब आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये जिस तरीके की हेवी चेन रहेगी दोस्तों, IgG में जो है वो किस तरीके की रहेगी? IgG में गामा टाइप की रहेगी। किस तरीके की? गामा टाइप की जो है वो हेवी चेन रहेगी। देन IgA में कैसे रहेगी? IgA में जो है वो अल्फा टाइप की रहेगी, अल्फा टाइप की रहेगी। IgM में क्या रहेगा दोस्तों? IgM में म्यू टाइप की रहेगी, म्यू टाइप की रहेगी। IgD में कैसे रहेगी दोस्तों? IgD में जो है वो डेल्टा टाइप की रहेगी, डेल्टा टाइप की रहेगी। और IgE में क्या रहेगी दोस्तों? एप्सिलॉन टाइप की रहेगी, एप्सिलॉन टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो हेवी चेन रहेगी। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से देखिए सारी चीज जो है वो आपको क्लियर हो गई है। क्या हो गया कि हर इम्यूनोग्लोबुलिन्स में, अब इसको दोनों को कोरिलेट कर लीजिए ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन ना हो। हमने क्या कहा था कि 2 ही तो लाइट चेन होती है और 2 ही हमारे पास में जो है वो हेवी चेन रहती है। क्या है? 2 लाइट चेन रहेगी, 2 ही जो है वो हेवी चेन रहेगी।
हैवी चेन जिस टाइप की रहेगी उसी प्रकार से उसका नामकरण हो गया, ठीक है। और जिस तरीके से लाइट चेन रहेगी उसी वो जो है वो कप्पा एंड लैम्ब्डा टाइप की रहेगी। सारी चेन आपस में जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होगी। हैवी चेन जो है वो 5 प्रकार की होती है और लाइट चेन जो है वो 2 प्रकार की होती है, कप्पा और लैम्ब्डा। अब देखो सारों की स्ट्रक्चर जो है हम देख लेते हैं। ये हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो है वो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे IgG। अब इसके बारे में आप फटाफट जो है वो क्लियर कर दिए। 2 हैवी चेन है, ये देखो 1 और 2 हैवी चेन है, किसके द्वारा जुड़ी हुई है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, वही चीज मैंने बताई थी। और 2 लाइट चेन है, ये देखिए ये दोनों लाइट चेन है, ठीक है, ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई है। क्लियर है दोस्तों? और इसमें या तो दोनों कप्पा रहेंगे, लाइट चेन या तो दोनों कप्पा रहेगी या दोनों लैम्ब्डा रहेगी। क्लियर है? तो या तो दोनों कप्पा टाइप से रहेगी या दोनों लैम्ब्डा टाइप से रहेगी। हैवी चेन जिस तरीके से रहे तो इसमें हैवी चेन जो है वो किस टाइप से है? गामा टाइप से है, ठीक है। IgE में है एप्सिलॉन टाइप से है, IgD में डेल्टा टाइप से है, IgA में जो है वो अल्फा टाइप से है और IgM में जो है वो म्यू टाइप से है। इस तरीके से जो है वो इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होती है जिनके आधार पर इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बांटा गया है। क्लियर है? ये 5 प्रकार के हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स निकल के आ गए। तो बेसिक जो हमने कहा था कि सबसे पहले हम इंट्रो देंगे। इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हो किस तरीके से बने। हमारे पास में कंपोजिशन ऑफ ब्लड था जिसमें प्लाज्मा जो हो 55% था, 45% हमारे पास में जो था ब्लड सेल्स थी। उसके बाद जो है वो हमने ब्लड सेल्स में RBC, WBC और प्लेटलेट था। प्लाज्मा में हमारे पास में जो है 7% प्लाज्मा प्रोटीन था, 91% H2O था और उसके बाद 2% जो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस थे जिसमें हार्मोन्स, देन क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सारी चीजें थी। और प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे ज्यादा एल्बुमिन, देन ग्लोबुलिन और क्लोटिंग प्रोटीन। एल्बुमिन जो है वो हम बात करने के लिए हमारे पास में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है, क्लोटिंग प्रोटीन जो है वो ब्लड क्लोट को करती है, एल्बुमिन जो है वो इम्यूनिटी को शो करती है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो निकल के आ गए। 5 प्रकार के कौन कौन से हैं? 5 प्रकार के आपके पास में जो है वो ये निकल के आ गए। IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ये एक अपना बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता आप इसमें कुछ भूल पाओगे। याद रखने के लिए 4 चीजें, हैवी चेन होती है, लाइट चेन होती है। हैवी चेन जो है जिस प्रकार की हैवी चेन है उसी प्रकार से इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो है वो नामकरण हो गया। हैवी चेन जिस प्रकार से रहेगी उसी प्रकार से इम्यूनोग्लोबुलिन्स का नामकरण हो गया। क्लियर है? जो भी चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती है, इतना आप ध्यान रखो। क्लियर है? अब उसके बाद आ जाती है इनकी स्ट्रक्चर जो मैंने आपको यहां पे दिखाई है, ठीक है। ऑलमोस्ट जो है वो 3 की स्ट्रक्चर सेम होती है दोस्तों। IgG, IgD, IgE की स्ट्रक्चर सेम होती है। IgA, ठीक है ना। तो इसको जो है वो याद रखना, IgA मतलब अलग, थोड़ा सा अलग है। और IgM को याद रखना मेरी तरह जो मैंने रख रहा, IgM मोटा, ठीक है। IgM मोटा। वैसे भी इम्यूनोग्लोबुलिन IgM सबसे बड़ा होता है। अभी जब मॉलिक्यूलर वेट पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो IgA अलग है, IgM मोटा है। हिंदी से बढ़िया कोई लैंग्वेज नहीं है। क्लियर है? अब बात आ जाती है कि हर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो है वो स्ट्रक्चर अलग है, उसका फंक्शन अलग है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहां पे आती है? शॉर्टकट में बोले तो मैं कहना चाहता हूं कि एग्जाम में इन इम्यूनोग्लोबुलिन से कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा दोस्तों। और ये इसके साथ साथ ये भी चैलेंज कर रहा हूं कि इसके बाद जो है वो आपसे इससे अलग क्वेश्चन एग्जाम में बना भी नहीं है, ना बनेगा और ना आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो है वो इनके एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला हमारे पास पॉइंट लेता हैवी चेन कौन सी होती है। ठीक है, हम सभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करते हैं तो हैवी चेन आपको पता ही है। IgG में कौन सी होती है दोस्तों? IgG में जो है वो गामा टाइप की होती है। अगर लिखना चाहो तो मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको जो है वो दिक्कत ना हो। गामा, स्पेस थोड़ा कम है तो मैं पेन को तो थोड़ा छोटा ले लेता हूं। क्लियर है? तो ये लो गामा, गामा। देन IgA में कौन सा है दोस्तों? IgA में जो है वो अल्फा है, ये लो अल्फा। देन IgM में कौन सा है दोस्तों? म्यू है, तो ये लो म्यू। देन IgD में कौन सा है दोस्तों? डेल्टा है, तो ये हो गया डेल्टा। क्लियर है? और IgE में कौन सा है? एप्सिलॉन है, तो ये लो एप्सिलॉन। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में हेवी चेन के बारे में। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था मोलिकुलर वेट के बारे में कि मोलिकुलर वेट जो है वो किसका कितना होता है दोस्तों। तो हम बात करते हैं
IgA का मोलिकुलर होता है 1,50,000। मोलिकुलर वेट जो है वो IgG का होता है 1,50,000। IgA की बात करें तो वो होता है हमारे पास में 1,60,000। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, इस चार्ट को आप जो है वो अपने दीवार के किसी भी कोने पे लगा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूं, सिर्फ आप इसको 15 दिन देखिए, टाइम मत दीजिए, टाइम मत दीजिए, याद मत कीजिए, रटिए मत, आप इसको सामने लगा के रखिए। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूं 15 दिन बाद आपको ये कंठस्थ चीजें याद हो जाएगी जिस तरीके से मैंने जो है वो याद कर रखी। हो गया, ये हो गया। उसके बाद IgM सबसे मोटा होता है, इसका मोलिकुलर वेट जो है वो सबसे ज्यादा होता है, इसका मोलिकुलर वेट होता है दोस्तों 9 लाख। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में IgD का होता है 1,90,000 और IgE का होता है 1,80,000 IgD का और 1,90,000 जो है वो होता है IgE का। ये हो गया हमारे पास में मोलिकुलर वेट। अब बात करते हैं उसके बाद में हाफ लाइफ की। हाफ लाइफ जो है वो एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है दोस्तों। सबसे ज्यादा हाफ लाइफ होती है हमारे पास में IgG की। तो दोस्तों ये भी चीज ध्यान रखना कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन कितने लंबे समय तक काम करता है, यानी कि एक तरीके से फौज है जो कि दुश्मनों से जो है वो लड़ाई करती है, तो किसकी कितनी जिंदगी है, यूं मान के चलो। हाफ लाइफ को जो है वो इस तरीके समझो, हाफ लाइफ एक अलग चीज होती है कि कितने टाइम के बाद उसकी कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होती है, वो होती है हाफ लाइफ। चलो इसको यूं समझ लीजिए कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन कितनी देर तक लड़ सकता है, उसको आप हाफ लाइफ, ये एक शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। तो सबसे ज्यादा हाफ लाइफ जो है वो होती है हमारे पास में IgG की। तो आपसे कोई पूछे कि लंबे समय तक टिकने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है, या ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है जो लंबे समय, लॉन्ग टाइम तक जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, दैट इज IgG। तो इसकी हाफ लाइफ जो है वो कितनी होती है दोस्तों, 2 to 3 डेज। उसके बाद सबकी हाफ लाइफ जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसकी होती है हमारे पास में 6 to 8 डेज, इसकी हाफ लाइफ होती है 5 डेज। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों वैसे वैसे हाफ लाइफ जो है वो डिक्रीज होती रहेगी। इसकी होती है हमारे पास में 3 डेज, इसकी होती है हमारे पास में 2 डेज। तो इस तरीके से जो है वो ये सबकी हाफ लाइफ जो है वो आगे आगे जैसे जो है वो डिक्रीज होगी। उसके बाद आता है सीरम कंसंट्रेशन। सीरम कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि सीरम में कितना परसेंटेज होता है, कितना परसेंट इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो सीरम में प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों सीरम कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास में आया इम्यूनोग्लोबुलिन, ये सबसे IgG जो है वो सबसे ज्यादा होता है, ये होता 8 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कितना होता है, 8 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो कंसंट्रेशन किसकी होती है, IgG की। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। ये होता है हमारे पास में 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये होता है हमारे पास में 1 to 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये जो है वो हमारे पास में होता है दोस्तों 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और ये जो होता है हमारे पास में 0.0004 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सबसे कम जो है वो होता है IgE, ये IgE इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो सबसे कम होता है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में जो है वो कंसंट्रेशन आ गई है। ये जो है वो हमारे पास में इस तरीके से कंसंट्रेशन को अगर आप याद रखोगे 0.1 है, ठीक है, मैंने आपको बताया दिया 0.1 है। तो इस तरीके से हमारे पास में जो है वो कंसंट्रेशन आ गई दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास में क्रॉस द प्लेसेंटा। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है ये क्रॉस द प्लेसेंटा। दोस्तों मैंने ऐसे ही काउंट किया था कि अब तक कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है। दोस्तों 82 टाइम्स जो है वो ये क्वेश्चन आया है कि IgG जो है वो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन से IgG जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। तो दोस्तों प्लेसेंटा को जो है वो एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन करता है, वो करता है हमारे पास में इस तरीके से मैं कर रहा हूं कि ये करता है। तो दोस्तों IgG जो है वो एक प्लेसेंटा को जो है वो क्रॉस कर सकता है। अब देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको काउंट करके दिया, मेरे को पूरे 3 घंटे लगे दोस्तों ये काउंट करने में कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। मैंने सर्च करके डाला इम्यूनोग्लोबुलिन IgG, तो प्लेसेंटा को क्रॉस करने के लिए ये क्वेश्चन निकल गया 82 टाइम्स निकल गया। अब देखो इससे रिलेटेड और भी हमारे पास चीजें निकल के आएगी, वो किस तरीके से निकल के आएगी। बाकी कोई भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता, इसलिए मैं सब में नेगेटिव जो है वो शो कर रहा हूं। कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। अब दोस्तों अब यहां पे आ जाती है कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस करता है इन द सेंस यही आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है दोस्तों, जिसमें हम बनी बनाई इम्यूनोग्लोबुलिन काम में लेते हैं, हम खुद से नहीं बनाते हैं, बनी बनाई इम्यूनोग्लोबुलिन हम काम में लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनाइजेशन। क्लियर है दोस्तों।
क्योंकि बनी बनाई एंटीबॉडीज कहां मिलेंगे, उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। खुद से हम बनाएंगे, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये जो है वो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो मदर बनाती है लेकिन बच्चे को काम में आता है, तो वो भी आईजीजी है, क्योंकि मदर बना रही है और प्लेसेंटा के द्वारा जो है बच्चे में काम आ रहा है। बाकी सारे के सारे इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चे को ही बनाने पड़ेंगे, यानी कि खुद को ही बनाने पड़ेंगे। ये इम्यूनोग्लोबुलिन हमें बना बनाया मिलता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में जो है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों ये हमारे पास में आईजीजी और आईजीए, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो मिल्क में प्रेजेंट होते हैं। बाकी कोई भी जो है वो मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आपको ये चीज ध्यान रखें, मिल्क में जो है वो दो चीजें, लेकिन एक चीज यहां पे और चीज आ जाती है, एक होता है सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये चीज जो है वो आपको ध्यान में, तो अलग से जो है मैं इसको बता देता हूं दोस्तों। आईजीए है, कौन सा है, आईजीए जो है वो दो प्रकार का अलग अलग होता है। एक होता है हमारे पास में दैट इज सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। क्या है, सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। आईजीए जो है वो दो टाइप का इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, थोड़ा सा जो है वो बड़ा करके ले लेते हैं। आईजीए जो है वो दो प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, एक होता है सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स और दूसरा होता है हमारे पास में सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स का मतलब होता है कि ये सीरम में भी प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है हमारे पास में सेक्रेटरी, यानी कि जितने भी हमारे पास में सिक्रेशंस होते हैं, सिक्रेशंस कौन से, सलाइवा, देन स्वेट, देन म्यूकस, ये सारे के सारे जो है वो सिक्रेशंस है, इनमें ये सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये चीज जो है वो ध्यान में रखना। तो यहां पे हम आ जाते हैं हमारे पास में काम की चीजें। काम की चीजें ये है कि अगर मिल्क की अगर हम बात करें, क्या है, मिल्क की अगर हम बात करेंगे तो आईजीजी और आईजीए दोनों इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन हम सेक्रेटरी की बात करेंगे कि म्यूकस में, टीयर में, इनमें कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होता है, तो आईजीजी नहीं होगा दोस्तों, इसका ध्यान रखना। मिल्क में ये चीज प्रेजेंट होती है। अगर हम सेक्रेटरी की बात करें, यहां पे मैं एक और लीजिए, सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स, तो दोस्तों सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स सिर्फ एक ही होता है, वो होता है हमारे पास में आईजीए। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट, यानी कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये कितने प्रकार से जो है वो अपने शत्रु को जो है बाइंड कर सकते हैं, कितने प्रकार से जो है वो जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपको जो है वो दिख जाएगा, ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो आपको दिख जाएगा कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन कितने तरीके से जो है वो बाउंड कर सकता है। दोस्तों सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सारे कौन से, ये दोनों सेम, ये सब दो दो प्रकार से जो है वो बाउंड कर सकते हैं। ये दो प्रकार से करेगा, ये भी दो प्रकार से, ये भी दो प्रकार से, इसमें डबल है तो ये दो इधर से, दो इधर से, ये चार प्रकार से कर सकता है। और ये कितनी से करेगा, इसमें तो 1 2 3 4 5 5 यानी कि 5 दूनी 10 प्रकार से ये जो है वो बाउंड कर सकता है। तो रटना नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स किस तरीके से जो है वो बाउंड कर सकता है दोस्तों, तो उसकी अगर हम बात करें तो ये चीज आ जाती है हमारे पास में कि कितनी साइट होती है बाउंडिंग की। तो इसमें जो है वो ये 2 साइड से कर सकता है, 2 जगह से, ये हमें 4 जगह से कर सकता है, आईजीएम जो है वो 10 जगह से, बाकी सब जो है वो 2-2 जगह से ही आएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारे पास में सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कहीं से भी नहीं आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे हैवी होता है, तो दोस्तों आपको बात करनी है यहां पे, मैं मार्क जो है वो इससे कर देता हूं ताकि आपको जो है वो चीज की दिक्कत ना आए। क्लियर है दोस्तों, ये लो, ये ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं, सबसे पहले सबसे हेवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये होता है, सबसे हेवी है इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो ये होगा। क्लियर है, तो यहां से आपको जो है वो दिख भी जाएगा और ये चीज खत्म भी हो जाएगी। क्लियर है। उसके बाद आ जाता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जिसको सबसे ज्यादा जो है वो लाइफ प्रोवाइड करवाता है, तो दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजी जो है वो सबसे लंबे समय तक जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसा है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है दोस्तों, तो सिर्फ आईजीई ऐसा है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा, बाकी कोई सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है। दूसरी एक क्वेश्चन हो जाता है कि सबकी बाइंडिंग, सबसे ज्यादा बाइंडिंग साइट जो है वो किसकी होती है, दोस्तों आईजीएम की जो है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा 10 जगह से जो है वो अपने को जो है बाइंडिंग साइट रख के चलता है। नेक्स्ट आ जाता है कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है
मिल्क में प्रेजेंट होता है दोस्तों, मिल्क में IgG और IgA ये दो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो कि मिल्क में जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद आता है कि सलाइवा सीक्रेशन में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो प्रेजेंट होता है दोस्तों। तो सीक्रेशंस की अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ IgA जो है वो सीक्रेटरी प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक चीज इसमें और रह गई, हीट स्टेबिलिटी। हीट स्टेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि हीट स्टेबल कौन सा होता है। तो दोस्तों अगर हम हीट स्टेबल की बात करें तो जितने भी हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो IgE जो है वो हीट स्टेबल नहीं है, बाकी सारे के सारे जो है वो हीट स्टेबल है, यानी कि हीट पे जो है वो इसका असर नहीं आएगा। तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से आ सकता है। चलो इसको MCQ ले लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है दोस्तों MCQ की बात करते हैं दोस्तों। तो MCQ हम कितने MCQ लें कि जिससे हमें ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो खत्म हो जाए। कितने इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो हम लेंगे MCQ दोस्तों। आप कहोगे कि सर 50 करवा दो, सर जो है वो 20 करवा दो, कम से कम जो है वो 10 तो करवाओ ताकि हमें इस चीज को पता रहे। नहीं दोस्तों, आपने एक बहुत बड़ी जो है वो कहावत सुनी होगी कि जब पृथ्वीराज चौहान को जो है वो बंदी बना लिया गया था और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जो है वो आंख फोड़ दी थी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की। उसके बाद जो है वो पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो एक कहा था कि मैं एक तीर से जो है वो मैं उसका जो है वो कत्ल कर दूंगा। तो उन्होंने जो है उस टाइम पे कहा था कि एक तीर राम ने रावण को मारा, एक तीर जो है वो भारी है। तो पृथ्वीराज चौहान को जो है उसके जो मेरे को सेनापति याद नहीं आ रहा, उन्होंने ये चीज कही थी कि एक तीर ही जो है वो काफी होता है दोस्तों। तो वही कम चीज हम लेके चलते हैं। एक MCQ से जो हम सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स को जो है वो खत्म करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, पहला बीच वाला और लास्ट वाला यही क्वेश्चन है। इसी एक क्वेश्चन से एक तीर से जो है वो हम इस चीज को खत्म कर देंगे दोस्तों। क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न। यानी कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसा है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है और बच्चे को जो हो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है दोस्तों। अब बात लेते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा आप जानते ही हो, ठीक है, कि जो मदर और बच्चे के बीच में जो कड़ी होती है जिससे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट वापस आता है, वो जो चीज होती है वो होता है प्लेसेंटा। और वो क्या प्रोवाइड करवाता है, एक तो पास हो जाता है, दूसरा पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी इन द सेंस कि बनी बनाई एंटीबॉडी जो है वो हम ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो दोस्तों 1 बाय 1 करके लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है हमारे पास में IgG इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। अब देखो इसके बारे में सारी चीज मैं आपको यहीं से लिख दूंगा ताकि किसी चीज को कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। IgG यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा। दूसरी चीज, यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो लंबे समय तक रहेगा, लॉन्ग टाइम तक जो रहेगा। यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जिसकी सीरम कंसंट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा होती है, सीरम कंसंट्रेशन जो है वो सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट, यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जिसकी बाइंडिंग साइट जो है वो 2 होती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 1,50,000 होता है। यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है जो कि मिल्क में जो है वो प्रेजेंट होता है और हीट स्टेबल होता है। ये लो, बात खत्म। एक लाइन के अंदर सारी चीज खत्म कर दी, ठीक है। तो यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऐसा है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। क्वेश्चन क्या था, प्लेसेंटा को क्रॉस करना। अगर पूछते कि कौन सा जो हो लाइफ लॉन्ग प्रोवाइड कराता है, यही प्रोवाइड। सबसे ज्यादा सीरम कंसंट्रेशन किसकी होती है, IgG की होती है। कितनी बाइंडिंग साइट होती है, 2 होती है, और की भी होती है, औरों की भी होती है 2। ये थोड़ा सा जो है नहीं। मॉलिक्यूलर, ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 1,50,000 होता है, तो वो होता है हमारे पास में IgG। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो IgA के साथ मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो वो आएगा IgG। तो ये हमारे पास में जो है वो पहला ही ऑप्शन राइट आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेता है IgE। IgE की अगर हम बात करें तो IgE जो है वो किस में पूछा जाता है, एलर्जिक में जो है वो पूछा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये एलर्जिक रिएक्शन में जो है वो पूछा जाएगा। इसमें हेवी चेन जो है वो एप्सिलॉन टाइप की होती है। यही जो है वो हीट स्टेबल नहीं होता, बाकी सारे के सारे जो है वो
हीट स्टेबल होता है, तो इसको हम बोलते हैं हीट लेबाइल। यही इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसा है जो हीट लेबाइल होता है, यानी कि हीट बढ़ती है तो ये नष्ट हो जाता है, बाकी कोई सा इम्यूनोग्लोबुलिन भी जो है वो नष्ट नहीं होता है। मोलिकुलर वेट की बात करें तो इसका मोलिकुलर वेट 1,90,000 होता है, और यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है जिसकी कंसंट्रेशन सीरम में सबसे कम होती है। सीरम कंसंट्रेशन सबसे कम होती है, कितनी होती है? 0.0004 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि बिल्कुल बहुत कम मात्रा में जो है वो सीरम कंसंट्रेशन होती है। क्लियर है? कोई डाउट है? इसमें कोई सा भी ऑप्शन जो है वो देके पूछ सकता है, राइट आंसर आपके बोर्ड के सामने है। नेक्स्ट है आईजीएम। आईजीएम जो है वो इसमें पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जो है वो मोलिकुलर वेट होता है आईजीएम का, कितने होता है? 9 लाख होता है। ठीक है, दूसरा पूछते हैं सबसे ज्यादा बाइंडिंग साइट होती है, कितनी होती है? 10 होती है बाइंडिंग साइट। इसमें एक चीज पूछते हैं कि कंजेनाइटल इन्फेक्शन होता है तो वो कौन सा करता है? तो कंजेनाइटल इन्फेक्शन आईजीएम को, अगर किसी बच्चे में आईजीएम जो है वो शो हो रही है, उसके सीरम में जो है वो आईजीएम शो हो रही है, इन द सेंस कि उस बच्चे को कहीं ना कहीं जो है वो कंजेनाइटल इन्फेक्शन है। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है, तो ये भी चीज जो है वो क्लियर हो गई हमारे पास में। क्लियर हो गई दोस्तों। देन उसके बाद में आ जाती है कि इसकी लाइफ जो है टाइम जो है ये, या हम कहें कि इसकी जो लाइफ टाइम है वो मिडल होती है, जितनी भी चीजें हैं उसमें मिडल होती है, और इसमें जो है वो म्यू टाइप का जो है वो हैवी चेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आ गया आईजीए। आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि 2 टाइप का होता है, बाकी कोई नहीं होता। कौन कौन सा होता है दोस्तों? एक सीक्रेटरी होता है और एक सीरम होता है। 2 ही प्रकार का जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, एक सीक्रेटरी और एक सीरम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन से जो 2 टाइप का होता है, तो आईजीए आएगा। ठीक है, सीक्रेटरी की बात करें जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे पास में स्वेट ग्लैंड से, या हम कहें कि स्वेट से जो है वो प्रेजेंट होता है, या टीयर से इनमें, या म्यूकस सीक्रेशन इनमें प्रेजेंट होता है। और सीरम वाला जो है वो अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है, सीरम में प्रेजेंट होता है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से इसके अलावा एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा जो है वो चैलेंज है। तो यही चीज है दोस्तों, आज की क्लास में जो है वो हमने स्टार्टिंग की थी। समरी ऑफ द स्टोरी बता देता हूं, आज की क्लास में हमने जो है वो क्या क्या किया था, इसको जो है वो इसी पन्ने पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो है वो डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन के बारे में कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपने कहां से देखा? प्लाज्मा में से निकल के आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और प्लाज्मा प्रोटीन। तो ग्लोबुलिन जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती है, वो ग्लोबुलिन प्रोटीन इम्यूनिटी साइड में चला जाती है, एंटीबॉडीज बनाने में चली जाती है, इसलिए इसको बोला इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की किस आधार पर दी गई है? क्योंकि उसमें 2 प्रकार की चेन होती है, हेवी चेन और लाइट चेन। हेवी चेन जो है 2 हेवी चेन होती है और 2 ही जो है वो लाइट चेन होती है। हेवी चेन 5 प्रकार की होती है और लाइट चेन 2 प्रकार की होती है। लाइट चेन 2 प्रकार की कौन सी? कप्पा और लैम्डा। उसमें या तो कप्पा रहेगी या दोनों लैम्डा रहेगी। क्लियर है? हेवी चेन 5 प्रकार की कौन कौन सी? सबसे पहले गामा, देन उसके बाद म्यू, देन उसके बाद डेल्टा, देन उसके बाद जो है वो अल्फा, देन उसके बाद जो है वो एप्सिलॉन। ठीक है, ये 5 प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो कि मैंने आपको यहां पे जो है वो बता रखी थी। ये हमने इसका स्ट्रक्चर के बारे में, ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में था। उसके बाद में ये हमारे पास में इम्यूनोग्लोबुलिन्स थे, गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन। इसी के आधार पे ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने 5 प्रकार के, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजी। उसके बाद हमने डिस्कशन किया इसके बारे में। तो ये चार्ट जो है वो आपको याद रह गया होगा, बहुत इजी चार्ट है, आप 2 बार देखोगे उसके बाद नहीं भूलोगे। उसके बाद में हमने जो है वो एमसीक्यू देखे थे। एक एमसीक्यू में हमने जो है वो पूरी कहानी को जो है वो खत्म कर दिया कि कौन सा क्वेश्चन कहां से निकल के आ सकता है दोस्तों। इसी के साथ साथ जो है वो हम आज के टीएनसी एक्सप्रेस जो है वो खत्म करते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से जिस बच्चे ने जो बोला कमेंट में कि सर हमें जो है वो ये पढ़ा दो, क्रेनियल नर्व पढ़ा दो, हमें एसिड बेस पढ़ा दो, बहुत सारे लोगों का जो है वो ईसीजी आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में ईसीजी जो है वो फिक्स किया हुआ है। उसके बाद आपको जो है वो कौन सा चीज चाहिए वो जो है वो जरूर बताना दोस्तों। फिर बाद में अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों नोट सेट जो है वो बिल्कुल सर पे है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि सर के ऊपर बैठ चुका है, सर पे नहीं है, सर के ऊपर बैठ चुका है। तो दोस्तों अगर आपको चाहिए कि ऐसा कोई टॉपिक हो जो गागर में सागर भर दे,
थोड़े समय में हमें जो है वो एग्जाम के क्वेश्चन निकाल के दे। तो दोस्तों सोचिए और उस टॉपिक को बताइए। मैं तो ये कहता हूं टफ से टफ टॉपिक जो है वो लिखे। इजी क्वेश्चन तो कोई भी करवा सकता, आसान काम तो कोई भी करवा सकता है। रॉकी भाई का डायलॉग है कि अगर नाम बनाना है तो उसके लिए हमें जो है वो कुछ बड़ा काम करेंगे, बड़ा काम करोगे तभी बड़ा नाम होगा दोस्तों। तो इस तरीके से आपको टफ से टफ टॉपिक जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, उसके साथ साथ वही टॉपिक आपको मिलेगा। और दोस्तों आपको ये एक्सप्रेस कैसे लगी, बॉटम ऑफ द हार्ट से देखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से या टीएनसी की वजह से जो है वो किसी का भविष्य जो है वो खतरे में पड़े। सीधा आप बताइए और आपको जो मन में है वो बताइए। इससे हमें क्या कि एक क्राइटेरिया मिलेगा कि आपको जो है वो हमारी चीज़ कितनी पसंद आ रही है दोस्तों। इसी के साथ साथ जो है वो हम क्लास को विदा लेते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।